गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से रिलेटेड 3 वीडियो को देखा था। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में जानने का प्रयास किया था, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ कॉसी टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में जानने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम लोग एक बड़े पॉपुलर टेस्ट के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके फ्यूचर दृष्टिकोण से। अगर आप नेट गेट की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ एमएससी लेवल पे भी इसका काफ़ी योगदान आपको दिखेगा। और मैंने कहा था कि फंडामेंटल डिफिनीशन से काम करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन इस टेस्ट के माध्यम से आप बहुत सारे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के सवालों को आसानी से डील कर पाते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इस टेस्ट का नाम है एमएन टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, तो एमएन टेस्ट का जो स्टेटमेंट है, कभी कभी एग्जाम में ये स्टेट एंड प्रूफ करके आता है। तो अगर हम इसके स्टेटमेंट पे विचार करें तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है कि एफएन जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। ठीक है, एफएन जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो कि ई के अंदर डिफाइंड है, और किसी फंक्शन एफ के ऊपर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। तो उस कंडीशन में इफ एंड ओनली इफ एन जो है वो 0 के तरफ टेंड करना चाहिए, और एन अगर इनफाइनाइट के तरफ टेंड करता है तो। और जहां पे mn के बारे में कहा गया है, mn इज डिफाइंड एज सुप्रीमम ओवर ई मॉड ऑफ fn x माइनस fx। मतलब इसमें x को e के ऊपर रन कराते जाइए और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते जाइए, और जो इसका सुप्रीमम होगा वही mn है। तो कहता है कि अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और अगर ये किसी फंक्शन f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, तो उस कंडीशन में ये जो सुप्रीमम वैल्यू mn मिल रही है वो 0 के तरफ टेंड करनी चाहिए, क्योंकि आप m1 निकालेंगे तो एक m2 ऐसे सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ये सीक्वेंस जो है वो 0 के तरफ कन्वर्ज करना चाहिए, तब जब n कहाँ टेंड करना चाहिए, इनफाइनाइट में। ठीक है, तो इस थ्योरम को सबसे पहले कैसे प्रूव किया जाएगा, इफ एंड ओनली इफ है। तो पहले तो माना जाएगा कि fn जो है वो f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, तो उस कंडीशन में ये mn जो है वो 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। कन्वर्सली क्या मानेंगे कि mn जो है 0 की तरफ टेंड करता है, तो आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होना चाहिए। और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की अगर फंडामेंटल डिफिनीशंस की बात करें तो fn इज द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन which is said to be uniformly convergence to a function f if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that mod of fn x minus fx is less than epsilon for every small n is greater than or equal to capital N and for every small x belongs to E। मैंने बताया था कि हर एक x के चेंज के लिए अगर आपको सिंगल n मिल जाए तो उस कंडीशन में सच टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज नोन एज द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, इसके बारे में आपने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास किया था। तो हम इसके प्रूफ पे आते हैं। हम सबसे पहले मानेंगे कि आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है और mn को 0 की तरफ टेंड कराने का प्रयास। और कन्वर्सली अगर mn 0 की तरफ कन्वर्ज करता है तो आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो हमेशा किसी फंक्शन f के ऊपर जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना चाहिए, मतलब कि वो फंडामेंटल डिफिनीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ। बहुत ही आसान प्रूफ है, साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लें let us suppose that fn n is equal to infinitive। Let us suppose that fn is equal to 1 to infinitive। This is converges, sequence of function है converges to a function f यूनिफॉर्मली ऑन ई। मान लिया कि आपका fn कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और वो किसी फंक्शन f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्स करता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन। ठीक है, बी ए गिवन, देन दिस इंप्लाइज दैट there exists a positive integer
positive integer such that mod of fn x minus fx is less than epsilon for every small n is greater than or equal to capital N and for every small x belongs to E। इसमें कहीं कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर फंक्शन f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है तो वो फंडामेंटल डिफिनीशन को सेटिस्फाइड करेगा। किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर n मिलेगा और जो हमेशा इस तरह की कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसमें हो क्या रहा है कि x को आप e के ऊपर रन कराते जा रहे हैं और जब x को e के ऊपर आप रन करा रहे हैं तो हर एक डिफरेंस मॉड ऑफ fn x माइनस fx का जो डिफरेंस है वो किसी एप्सिलॉन से कम हो जा रहा है। तब जब n की वैल्यू किसी पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N से बड़ी, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन x में अकॉर्डिंगली e के ऊपर चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार उसका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। ठीक है, तो भैया जब हर एक x के लिए उसका एब्सोल्यूट डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है प्रोवाइडेड इस कंडीशन के लिए, तो निश्चित तौर पर इस तरह के कलेक्शन की सुप्रीमम वैल्यू भी लेस देन क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन हो जाएगी। भाई सुप्रीमम भी लेंगे तो सुप्रीमम तो उसी में से कोई एक मेंबर होगा, सबसे बड़ा वैल्यू होगा, और जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो भी लेस देन निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो आप यहां पे बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं दिस इज सुप्रीमम x बिलोंग्स टू ई के ऊपर ले रहा हूं, दिस इज fn x माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी स्मॉल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है, अब बताइए आपके सवाल में डिफाइंड है सुप्रीमम ओवर ई मॉड ऑफ fn x माइनस fx किसके बराबर है, mn के बराबर। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज mn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। इसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ fn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू mn हो गई, mn लेस देन एप्सिलॉन है तो निश्चित तौर पर मॉड ऑफ mn माइनस 0 भी लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कन्वर्जेंट सीक्वेंस बताया था। मैंने कहा था कि अगर an कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है और वो किसी बिंदु l पर कन्वर्ज करता है तो मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड स्मॉल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। तो निश्चित तौर पर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और आप यहां से बोल सकते हैं, यहां से आप बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट man is converges to 0 as n tending to infinite because this is a definition of convergent sequence. This is the first part of the theorem. फिर से सुन लीजिए, आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो किसी फंक्शन f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता था। तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर इस प्रकार से मिलेगा जहां पर मॉड ऑफ fn x माइनस fx की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फॉर एवरी स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N एंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू E। तो भैया ये x जो है E के ऊपर चेंज हो रहा है। जब x जो है E के ऊपर चेंज हो रहा है तो निश्चित तौर पर जब इन सारे चेंज को आप कलेक्ट करेंगे तो ये एक कलेक्शन ऑफ सेट मिलेगा और उस कलेक्शन ऑफ सेट की जो सुप्रीमम वैल्यू होगी, जब सारी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है तो सुप्रीमम वैल्यू भी निश्चित तौर पे क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। और इसी सुप्रीमम वैल्यू को आपके सवाल में mn दर्शाया गया है तो mn भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। mn चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का जो है वैल्यू प्राप्त हो रहा है, सब पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, इस नाते आप इसको मॉड ऑफ mn माइनस 0 भी लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n किससे बड़ा हो जाए, कैपिटल N से। अब ये डिफिनीशन जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनीशन है और l के जगह यहाँ पे लिमिट क्या रखी गई है, 0, और सीक्वेंस क्या है mn, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो निश्चित तौर पर यह mn कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे। तो mn इज कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। मतलब अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है तो जो mn इस प्रकार से सुप्रीमम वैल्यू है वो निश्चित तौर पर 0 की तरफ टेंड करेगी अगर n जो है इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द mn टेस्ट। ठीक है, नाउ कन्वर्सली अगर हम इसके कन्वर्स पार्ट पे जाएं, कन्वर्सली, ठीक है, कन्वर्सली हम क्या बोल सकते हैं, मान ले कि लेट दिस इज man
इज टेंडिंग टू जीरो एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, वेयर man is equal to supremum of x belongs to E mod of fn x माइनस fx, ठीक है। अब बताइए कि mn टेंड करता है जीरो के तरफ, और mn अगर जीरो के तरफ टेंड करता है n टेंड टू इन्फिनिटी पे, तो फिर वही कॉन्सेप्ट आप यहां मान लेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी ए गिवन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N such that this is mod of man minus 0 is less than epsilon for every n is greater than or equal to capital N। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। mn चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज का फंक्शन है, इस नाते मॉड लगाइए चाहे ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं mn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N, ठीक है। mn का क्या मतलब हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू E mod of man x माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल N, ठीक है। देखिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपने मान लिया कन्वर्स पार्ट में कि man जो है वो जीरो की तरफ कन्वर्स करता है, ठीक है, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। अब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनीशन फॉलो करेगा। किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर n इस प्रकार से मिलेगा जहां पर मॉड ऑफ fn माइनस जीरो की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, ठीक है, फॉर एवरी n किससे बड़ा हो जाएगा, कैपिटल N से। अब चूंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज का सुप्रीमम लिया रहा है, तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव वैल्यूज है, तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x होता है अगर x ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, ठीक है। तो mn लेस देन एप्सिलॉन, mn का मतलब ये इस क्वांटिटीज की सुप्रीमम वैल्यू अगर x e के ऊपर रन करता जा रहा है, तो भैया इसकी सुप्रीमम वैल्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो ऐसा तभी संभव रहा होगा जब इसकी हर एक मेंबर जो है लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन। किस सेट के, fn x माइनस fx, क्योंकि x जो है e के ऊपर रन कर रहा है, और जैसे जैसे रन कराते जा रहे हो सारी की सारी वैल्यू लेस देन क्या हो जा रही है, एप्सिलॉन। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ fn x माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N फॉर एवरी x कहां बिलोंग करता है, E में बिलोंग करता है, ठीक है। और ये क्या दर्शा रहा है, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। तो आप यहां से ढूंढ क्या पा रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट fn इज कन्वर्जेस टू f, दिस इज यूनिफॉर्मली ऑन E एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो इस E के अंदर कैसा कन्वर्जेंस हो जा रहा है, यूनिफॉर्मली। फिर से सुन लीजिए, आपने कहा कन्वर्स पार्ट में mn जो है वो जीरो की तरफ टेंड करता है, अगर n अनंत की तरफ टेंड करता है तो ठीक है, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और आपने mn डिफाइन कर दिया, mn इज द सुप्रीमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ fn x माइनस fx, ठीक है, फॉर एवरी x कहां बिलोंग करता है, E में। अब अगर mn जीरो की तरफ कन्वर्ज करता है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनीशन फॉलो करेगा, जो कि आप BSc 2 से जानते आए हैं, ठीक है। और अपने प्रीवियस वीडियो मैंने बताया भी था, इंप्लाई करेगा कि mn भी लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। अगर mn लेस देन एप्सिलॉन है प्रोवाइडेड इस कंडीशन के लिए, तो mn का मतलब सुप्रीमम वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। और अगर इस सेट की सुप्रीमम वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, तो हमें तो पता नहीं सुप्रीमम क्या है, तो इसका मतलब कि हर एक वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन हो जाएगी। तो मॉड ऑफ fn x माइनस fx की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी फॉर एवरी स्मॉल n इज ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल N के लिए। और दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यू नो दैट द डिफिनीशन ऑफ द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, व्हेनेवर अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन f is said to be uniformly converges to a function f if and only for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n which is depending on epsilon but not on x, ठीक है, such that mod of fn x minus fx is less than epsilon provided small n is greater than or equal to capital N and for every x कहां बिलोंग करता है, E में। इसका मतलब कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो इस E के ऊपर कैसा कन्वर्जेंट हो जा रहा है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। और अगर ये फंक्शन f के ऊपर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जा रहा है तो मतलब कि आपको जो ढूंढना था वो मिल जा रहा है। तो ये mn टेस्ट ये कहता है
कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और वो किसी फंक्शन के ऊपर f के ऊपर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, तो एक क्वांटिटी mn जो इस तरीके से डिफाइंड है वो जीरो की तरफ कन्वर्स करेगी। और अगर वो क्वांटिटी जीरो की तरफ कन्वर्स करती है तो आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जहां से आप mn डिफाइन कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर करस्पॉन्डिंग फंक्शन के ऊपर कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, इसका बहुत रोल है बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन एक और थ्योरम के साथ आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका जवाब दे पाऊं। ठीक है, तो अब मैं एक और थ्योरम यहां पे लेने जा रहा हूं जो बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। ठीक है, हम जो अगला थ्योरम कंसीडर करने जा रहे हैं, जरा गौर करिएगा। अगला थ्योरम जो कंसीडर करने जा रहे हैं वो निश्चित तौर पे बहुत ही आसान थ्योरम है कि Fn n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एंड Gn n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली on E to a function f and g, to a function f and g, then prove that Fn plus Gn n is equal to 1 to infinite, here again a sequence of function, is also converges uniformly to a function f plus g on E। तो ये बहुत ही आसान सा एक थ्योरम, इस तरह के थ्योरम आपको जो है बीएससी लेवल पे भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के रिगार्डिंग मिल जाते होंगे। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास Fn और Gn दो जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी फंक्शन f और g के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो आपको साबित करना है कि जो इनका सम के द्वारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तैयार होगा वो उन दोनों फंक्शनों के सम के ऊपर जो है कन्वर्ज करना चाहिए। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आपका ऑब्जेक्टिव तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, अलजेब्रा ऑफ द सम भी इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो बातें दी गई हैं सबसे पहले आप उसके आधार पे चलने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि आप किन चीजों पे कंक्लूड कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके प्रूफ के ऊपर चर्चा करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी ए गिवन, मान लिया। ठीक है, और आपके पास गिवन क्या है, दिस इज given that Fn is converges to f and Gn is converges to G, this is uniformly on E। मान लिया कि दोनों ही सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी फंक्शन f के ऊपर और Gn जो है G के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, अगर आप इसके मतलब पे जाएंगे तो देखिए हम बोल दें कि सिंस Fn is converges to f, this is uniformly on E। ठीक है, this implies that there exists a positive integer n1, this is such that mod of Fn x minus fx is less than epsilon for every n is greater than or equal to n1 for every x is belongs to E। से इक्वेशन नंबर 1 ये आपके सवाल में दिया हुआ। इसी प्रकार से अगेन सिंस Gn is converges to Z uniformly,
दिस इज यूनिफॉर्मली ऑन ई, यूनिफॉर्मली ऑन ई, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव integer n2, this is such that mod of gnx minus gx is less than epsilon for every n is greater than or equal to n2 for every x is member of E से इक्वेशन नंबर 2। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने दो अलग अलग इंटीजर मान लिया कि fn अगर f के ऊपर कन्वर्ज करता है तो जो फिक्स इंटीजर है वो n1 है, और अगर gn जो है g के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है तो जो फिक्स इंटीजर है वो n2 है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर यार इस n1 और n2 में कोई ना कोई मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो करस्पॉन्डिंगली इक्वेशन 1 को, सपोज दैट आपने ये ले लिया होता कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, ठीक है, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, मान लिया इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो जाएगा 8, तो n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस इज 8 एंड 8 इज 8 7 से बड़ा है। तो अगर 7 के लिए होल्ड हो रहा है तो निश्चित तौर पर 8 के लिए भी होल्ड कर, क्योंकि 8 के लिए नीचे वाला तो होल्ड कर ही रहा था, और यहां पर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 एंड दिस इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ये है कि n1 n2 जो भी वैल्यू है अलग अलग वैल्यूज हैं, लेकिन इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो करस्पॉन्डिंगली इक्वेशन 1 और साइमल्टेनियसली इक्वेशन 2 दोनों को ही सेटिस्फाइड करेगा। मतलब हमारा एक सिंगल n से काम चल जाएगा। इसके पीछे हमारा कारण ये है क्योंकि हम इसके सम, सीक्वेंस ऑफ सम को फंक्शन ऑफ ए सम के ऊपर कन्वर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो हमें एक फिक्स एंड चाहिए। अब यहां पर n1 n2 अलग अलग है, लेकिन अगर हम इस चीज को कंसीडर कर लेंगे तो वो एक सिंगल n का काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, लेट या ऐसे डिफाइन दिस इज, ठीक है, लेट मान लें कि n इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस इज n1 कॉमा n2, ठीक है। देन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दिस इज होल्ड्स गुड, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 होल्ड्स गुड फॉर n is greater than or equal to capital N। स्मॉल n is greater than or equal to capital N के लिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही होल्ड करेगा, ठीक है। अब इसके सम को आपको दिखाना है तो मैं यहां रफ कर रहा हूं। अब हम यहां मान लें फॉर n is greater than or equal to capital N and for every x is member of E, then this is mod of fn plus gn x minus f plus g, this is x, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते थे this is equal to this is fn x और प्लस gn x माइनस fx माइनस gx, ठीक है। और इसको आप लोग लिख सकते थे लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ fn x माइनस fx और प्लस मॉड ऑफ gn x माइनस gx, ठीक है। और इक्वेशन दिस शोज दैट दिस इज fn प्लस gn, दिस इज x माइनस f प्लस g, x इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन, एंड दिस शोज दैट, और ये किसके लिए हो रहा है, n अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N है और फॉर एवरी x कहां बिलोंग करता है, में, तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो fn प्लस g इज कन्वर्जेस टू f प्लस g, दिस इज यूनिफॉर्मली ऑन E। तो दिस इज द रिक्वायर्ड थ्योरम। फिर से समझ लीजिए, आपको यहां पर fn और gn दो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिए थे, दोनों ही f और g के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट थे। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का जो सम होना चाहिए वो सीक्वेंस जहां पर वो यूनिफॉर्मली लिमिट्स है उसके सम के ऊपर कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक है। तो आपने मान लिया एक बार कि fn जो है f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, तो एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर n1 मिलेगा
जो इस तरह के डिफरेंस, सॉरी दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो आपके पास एक ऐसा इंटीजर n1 मिलेगा जहां पर वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। इसी तरह gn भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है तो वो भी इस कंडीशन को एग्री करेगा। चूंकि n1 n2 अलग अलग है लेकिन स्मॉल n वही है, ठीक है, तो n1 n2 का जो मैक्सिमम होगा यार वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर जाएगा, मतलब स्मॉल n मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी होगी और स्मॉल n यहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू से, मान लो इन दोनों में मैक्सिमम n2 हो जाता तो n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n2, n2 इज ग्रेटर देन n1, ठीक है, तो इसको भी फॉलो कर गया। और n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n2, n2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n2। तो अगर हम इन दोनों के, चूंकि दोनों अलग अलग n है, चूंकि दोनों का सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होना चाहिए, इस नाते हमें सिंगल n की जरूरत है, तो इस नाते हमने ऐसा किया। तो मान लिया, तो इस कंडीशन में इक्वेशन 1 और 2 स्मॉल n इज ग्रेटर देन कैपिटल n के लिए भी साइमल्टेनियसली होल्ड कर जाएगा, ठीक है। अब फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल n फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू ई, देन इन दोनों का सम ले लिया। अब यहां पे ट्रायंगुलर इक्वल, चूंकि ये सब रियल नंबर पे e टू r में फंक्शन है तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर की ट्रायंगुलर इक्वलिटी लग गई। तो ये भी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 तो लेस देन एप्सिलॉन। तो दिस इज द satisfied the definition of uniform convergence. That's why we can say that Fan plus Gn converges to F plus G uniformly on E, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही थ्योरम्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे MN टेस्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम को करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसकी उपयोगिता बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है और आपके दिमाग में एक फ्रेम तैयार हो जाएगा कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को कैसे आसानी से टेस्ट किया जाए। फंडामेंटल डिफिनीशंस आपके पास थे, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम भी थे, लेकिन वहां पे थोड़ा सा काम टफ लगता था, लेकिन इस मेथड से आपको वो काम बहुत ही आसान हो जाएगा और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसको आप कायदे से समझिएगा, करिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।